नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में टैक्सी ऑटो चालकों की 3 दिन की हड़ताल। बढ़ती ईंधन कीमतों पर ड्राइवरों का बड़ा विरोध देखने को मिला है, तो किराया बढ़ाने की मांग को लेकर चक्का जाम कर दिया गया है। 21 मई से दिल्ली में परिवहन सेवा प्रभावित होगी और टैक्सी यूनियनों ने सरकार को चेतावनी दे दी है। तो दिल्ली में बढ़ती ईंधन कीमतों के खिलाफ टैक्सी और ऑटो चालकों ने बड़ा आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है। राजधानी के विभिन्न ड्राइवर यूनियनों ने 21 मई से 23 मई तक 3 दिवसीय हड़ताल और चक्का जाम करने की घोषणा कर दी है। तो यूनियनों का कहना है कि लगातार महंगे हो रहे सीएनजी, पेट्रोल और डीजल के कारण कमर्शियल वाहन चलाना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में चालक आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं और परिवार का खर्च उठाना कठिन हो गया है। चालक शक्ति यूनियन के उपाध्यक्ष अनुज कुमार राठौर ने बताया कि दिल्ली के कई संगठनों के साथ मिलकर यह फैसला लिया गया है। उन्होंने सभी टैक्सी, ऑटो और अन्य कमर्शियल वाहन चालकों से 21, 22 और 23 मई को अपने वाहन सड़क पर नहीं उतारने की अपील की है। तो बता दें कि ड्राइवर यूनियनों की मुख्य मांग टैक्सी और ऑटो किराए में बढ़ोतरी करना है। उनका कहना है कि मौजूदा किराया बढ़ती ईंधन कीमतों के मुकाबले बेहद कम है, इसलिए किराया सूची की समीक्षा कर नई दरें तय की जानी चाहिए। इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर अपनी मांगों से अवगत कराया है। तो हड़ताल के दौरान दिल्ली एनसीआर में लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, जिस चीज को लेकर हम लगातार चर्चाएं कर ही रहे थे कि जिस तरीके से ईंधन के दामों में बढ़ोतरी यहां पर की गई है, उसका सीधा असर अब आम जनमानस पर पड़ता हुआ नजर आने वाला है। उसी के मद्देनजर ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि 21 मई से दिल्ली में परिवहन ठप होने वाला है। टैक्सी, ऑटो चालकों की 3 दिन की हड़ताल का ऐलान यहां पर कर दिया गया है और ऐसे में सबसे बड़ा प्रभाव आम जनमानस पर ही पड़ने वाला है। क्या कहेंगे सर? देखिए साहिल जी, कोई प्रांत ऐसा नहीं है जिसका व्यक्ति दिल्ली में ना रहता हो और वो सारे कामकाजी हैं। सुबह घर से निकलते हैं अपने ऑफिस, कार्यालयों में, दफ्तरों में। तो ऐसा तो है नहीं कि सबके साथ पास अपना वाहन हो। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन चाहिए उनको, मेट्रो चाहिए उनको, ऑटो चाहिए उनको, कम दूरी में है रिक्शा चालक, ये सब चीजें चाहिए। लेकिन इन सबको अगर देखा जाए, जब ईंधन की मार पड़ती है और जो बोझ, महंगाई का जो बोझ पड़ता है, तो उसका भार मुझे लगता है ना सरकार उठाती है, ना इनकी टैक्सी यूनियन उठाती है, ना सरकार उठाती है। उसका सीधा सीधा भार पड़ता है आम जनता के ऊपर। अब पता चला जो तेल कंपनियों ने, उन्होंने रेट बढ़ा दिया। अब वो पहले खरीदता कौन है? गाड़ी वाला जी, जो ट्रांसपोर्ट चलाता है वो। और जब उसको पता चला कि उसका मीटर महंगा घूमा है, तो गट से वो बढ़ा देगा, किराया बढ़ा देगा। अब इसी को लेके तरनजीत सिंह संधू जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली के और रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री दिल्ली, दोनों को उन्होंने पत्र लिखा है। अब इसमें भी आप चालाकी देखिएगा, जब पत्र लिखा जाता है और सरकार को पहले अवगत करवा दिया जाता है, देखो हम ऐसे करने वाले हैं। अब ये जितना भी उस पर महंगाई बढ़ाएंगे, अब पता चला 3 किलोमीटर की दूरी पे 20 रुपए लेते हैं, अब ये 25 रुपए कर देंगे उसमें। अब जितना बढ़ेगा उतना टैक्सेस के रूप में सरकार को भी तो जाएगा जी। फिर सरकार क्यों मना करेगी? सरकार तो दम से आपका लेटर जैसे ही जाएगा उस पर स्वीकृति दे देगी, कह देगी नहीं, आपका जो 3 दिन का जो आप धरना प्रदर्शन जो स्ट्राइक कर रहे हैं उसको खत्म करो और आप रेट बढ़ा दो। अब जब रेट बढ़ जाता है, आम जनता की पहुंच लेफ्टिनेंट गवर्नर के घर तो है नहीं, या सीधे बोलो पहुंच जाएंगे सीएम के पास में। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी पीड़ा है आम जनताओं में और असहाय है, वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। जितनी महंगाई, 3 रुपए नहीं 6 रुपए बढ़ा दो, 5 रुपए और बढ़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बात फिर वही आ जाती है, मानवता कहाँ रही? सरकार एक संवेदनशील जब होना चाहिए, जब बढ़ी हुई कीमतों के ऊपर, तो उसमें जो उस समय एक उदार रवैया अपनाना चाहिए, वो मुझे लगता है नहीं दिखाया जा रहा है। ये सबसे बड़ी विडंबना भी इसी चीज़ की है रमेश जी, अगर हम बात करें, क्योंकि कल जिस तरीके से विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान निकलकर सामने आया था, उसमें लगातार ये कहा गया कि जिस तरीके की स्थिति इस वक्त देश में है, किसी तरह की कोई ईंधन का संकट है नहीं, लेकिन उसके बावजूद
पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम में वृद्धि यहां पर की गई। और ऐसा तो है नहीं कि सरकार को नहीं पता है कि अगर ईंधन की कीमतों में वृद्धि की जाएगी तो उसका असर जो है वो आम जनमानस पर पड़ेगा, महंगाई दर पर पड़ेगा। ये स्वाभाविक सी बात है कि महंगाई बढ़ेगी और ऐसे में आम जनमानस को कितनी ज्यादा परेशानी हो रही है ये भी हम सब समझ पा रहे हैं। उसके बावजूद इस वक्त जब आर्थिक स्थितियां काफी कमजोर है और हमने देखा कि जो मिडिल क्लास है या फिर लोअर मिडिल क्लास है उनकी तरफ से बार बार सरकार से गुहार लगाई जा रही है। नोएडा में तो हमने इतना बड़ा प्रदर्शन भी देखा था जब जो कर्मचारी थे उनका यह कहना था कि आमदनी जो है वो जस की तस है और खर्चे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उसको लेकर किस तरीके का प्रदर्शन हुआ, लोगों का किस तरीके का आक्रोश बाहर आया, वो भी हम सब ने देखा। उसके बावजूद सरकार के जो कदम है वो पूरी तरह से नाकाफी साबित हो रहे हैं। नहीं, आप बिल्कुल कह सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है 28 फरवरी को जब वॉर शुरू हुआ था तो स्थिति उस समय बहुत पैनिक हो गई थी और स्वाभाविक था उस स्थिति को पैनिक करना, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सब लोग परेशान थे। लेकिन वो उस विकट स्थिति को भी, परिस्थितियों को भी हम लोगों ने पार पाया। और मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि सरकार की दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने उस समय महंगाई को गतिशील रखा, बढ़ने नहीं दिया। और उस समय चुनाव भी हो रहे थे, चुनाव के दौरान भी बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही थी तो महंगाई को बढ़ने नहीं दिया गया। लेकिन इस पर विपक्ष को हमेशा इस बात का अंदेशा था कि देखना, वो कह भी रहे थे, यदा कदा वो किसी हर प्लेटफॉर्म पे कह भी रहे थे, देखिएगा जैसे ही ये चुनाव संपन्न हो जाएंगे और मुख्यमंत्री सारी शपथ ले लेंगे और सरकार गट से रेट बढ़ा देगी। कमोबेश वैसा हुआ भी। लेकिन मुझे जहां तक लगता है, जब हम 3-4 दिन से इस स्थिति को वॉच कर रहे हैं तो हम देख पा रहे हैं कि स्थितियां मिडिल ईस्ट में या और भी किसी चीज को लेके उतनी खराब है ही नहीं जितनी खराब मुझे लग रहा है इस समय दिखाई जा रही हैं। और जब खराब स्थितियां तो मैंने देखा था कि मार्च में थी, फरवरी के पहले सप्ताह में थी और वो स्थिति आते आते विकराल हो गई आपके जैसी मई लगती है। लेकिन अब मुझे लगता है ऐसी स्थिति है नहीं खराब जितनी बना दी गई है। और बना देने के बाद ऊपर से आपने महंगाई की डोज पे डोज आप देते जा रहे हो। सीएनजी का अब दिल्ली के भीतर अब होता क्या है ना, हर स्टेट की, चाहे यूटी हो चाहे स्टेट हो, उसका अलग अलग टैक्सेस लगा हुआ है। एक्साइज ड्यूटी उसकी अलग है ईंधन के ऊपर। दिल्ली का कुछ और है, हरियाणा का कुछ और है, पश्चिम बंगाल का कुछ और है। मेरी हमेशा से मांग रही है कि जब आप ये बात करते हैं एक देश एक चुनाव, एक देश एक संविधान, तो भैया एक तेल और एक ईंधन की कीमत क्यों नहीं कर रहे हो आप? ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में 24 घंटे का काम है जी। वो अगर चाहे तो सारे सीएम्स को बुला के, अगर नहीं वैसे इस समय तो एक मुहिम चली हुई है भाई, तेल बचाओ ईंधन बचाओ, आप वर्चुअल तरीके से सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को आप जोड़ो और उनके सामने प्रस्ताव रखो। नहीं आपके रमेश जी, देखिए एक तरफ मुहिम प्रधानमंत्री की तरफ से यह चलाई जा रही है कि अपने जो प्राइवेट व्हीकल है उनका कम से कम इस्तेमाल यहां पर करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करो। और अब 21 तारीख से 23 तारीख तक जब यह हड़ताल होगी तो किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन यहां पर पब्लिक इस्तेमाल कर पाएगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्योंकि हड़ताल की वजह से लोगों को अपने व्हीकल बाहर निकालने होंगे। तो इस अपील का तो क्या ही फायदा रह गया, मुझे ऐसा लगता है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि टैक्सी ड्राइवर अपनी, अब क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री की अपील जिसका पूरे देश भर में असर देखने को मिल रहा है और दूसरी तरफ टैक्सी ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर इस तरीके की हड़ताल करेंगे तो इसका सीधा प्रभाव सिर्फ आम जनमानस पर पड़ रहा है, उन्हीं को प्रताड़ित होना पड़ रहा है। बड़ा हास्यास्पद स्थिति बन चुकी है। एक बिल्कुल आपने सही कहा, एक तरफ आपकी मुहिम चल रही है, आप आह्वान कर रहे हो कि अपने प्राइवेट जो व्हीकल है वो घर में खड़े करो और प्राइवेट जो अपने जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको इस्तेमाल करो। अब आपने मजबूरी भी ला दी भाई, एक तरफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो जितना भी है उसको आपने बढ़ा दिया, रेट बढ़ा दिया। अब जब आदमी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने लगेगा है तो इतनी महंगाई पे उसके बाद में फिर वहां से हट जाएगा तो जान बूझ के अपनी गाड़ी निकालेगा, बिल्कुल निकलेगा, तो फिर आपकी मुहिम का क्या हुआ? तो मैं कहता हूं कि देखो जो चीजें साहिल जी बताई जा रही हैं, कही जा रही हैं, वो धरातल पे उसका इम्प्लीमेंटेशन जरा सा भी होता दिखता नहीं है। बिल्कुल, और जिस तरीके की स्थिति इस वक्त बन रही है, कहीं ना कहीं विपक्ष की बातें सच होती हुई दिखाई पड़ रही हैं कि देश भारी संकट में है और आने वाले समय में यह आर्थिक संकट और ज़्यादा बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जिस तरीके की स्थिति बन गई है, सरकार
तमाम चीज़ों को संभालने में इस वक्त विफल साबित होती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि आम जनमानस जो है वो त्रस्त है। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की हालत जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइट कर दी है सरकार ने, जिस तरीके की स्थिति है। क्योंकि एक तरफ ईंधन के दाम बढ़ रहे हैं, जिसका सीधा असर आम जनमानस पर पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। दूध के दाम, जो कि बिल्कुल बेसिक नीड है किसी भी व्यक्ति के लिए, उस तक के दाम में यहाँ पर भारी वृद्धि, क्योंकि 2-2, 3-3 रुपए के हिसाब से आज अगर देखा जाए तो कई कई जगहों पर तो 70-80 रुपए लीटर जो दूध है वो मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में मिडिल क्लास की थाली पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। दूसरी तरफ अब ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा हो गया है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अगर महंगा होगा तो लोगों को अपने ऑफिस पहुंचने में या जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं उन पर भी अब भारी प्रभाव यहाँ पर पड़ेगा। और फिर जो प्रधानमंत्री की अपील है उसका भी कोई असर होता हुआ यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, मुझे लगता है। देखो, इसमें 2-3 चीजें आपने अभी कही कि स्थितियां बहुत विकट होने वाली हैं। तो ये सवाल हम अगर किसी से करें, क्या उसका कोई माकूल जवाब हमें दे देगा? अगर हमसे पूछे, साहब हमें ये बताइएगा, जो स्थितियां खराब की बात कही जा रही है किस क्षेत्र में और कैसे होगी? हमने ये देख लिया, ठीक है, मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा ऊर्जा संकट को लेके वहां से हमारे जहाज वगैरह नहीं आ पा रहा है, तो वहां तो माना जा सकता है कि नहीं, ईंधन को लेके तो है, लेकिन वहां पे भी मुझे जहां तक लगता है कल एक जहाज आपके गुजरात पोर्ट में आराम से पहुंच गया है, जो हजारों टन मिलिट्री को लेके एलपीजी पीजी लेके पहुंच गया है। अब वो स्थितियां भाभी बड़ी सामान्य सी लग रही हैं। अब मुझे ये बताइए, जैसे आपने कहा कि दूध जो है हर व्यक्ति की बेसिक नीड है, बिल्कुल आपने सही कहा। जब सुबह आदमी जब सबसे पहले उठता है तो उसको दरकार दूध की होती है, चाय बनाएगा, अपने बच्चों को दूध पिलवाएगा, यही तो दरकार होती है जी। अब मुझे लगता है क्या इंडिया में जो जितनी गाय डेयरी है, गाय वालों ने भी क्या स्ट्राइक की हुई है, या गाय ने दूध देना बंद कर दिया है? मतलब कोई लॉजिक नहीं है किसी चीज का कि भाई अगर गाय दूध कम दे रही है तो इस वजह से कि भाई विदेशों में वॉर चल रहा है और स्टेट हार्मोन्स को बंद कर दिया गया, इसलिए गाय ने स्ट्राइक कर दी कि दूध नहीं देंगे। एक तो ये सवाल इनसे किया जाना चाहिए। और दूसरी चीज आप आ जाओ, दालों का रेट बढ़ा दिया गया है। मतलब आप किसी रोड पे अगर जाइएगा, चाय वाला भी कहेगा भैया वो वॉर चल रहा है, मैं चाय महंगी कर रहा हूँ। उसका तो कहना बनता है कि भाई उसको सिलेंडर लाना है, सिलेंडर से चाय बनाएगा, और चाय जब जो 10 रुपए के दे देता वो 15 रुपए की चाय हो जाती है। उसका तो तर्क मुझे लगता है ठीक है, वो सही दे रहा है, लेकिन जो कुटुंब जो सामने निकल के आ रहे हैं साहिल जी, उसका आप क्या करोगे? इस चीज का कोई लेना देना नहीं है, ना वॉर से कोई लेना देना है, ना आर्थिक तंगे से कोई लेना देना है। भाई आपकी गाय वैसे क्या करेंगे, आप चारा खाएंगी और सुबह शाम को दूध दे देंगी, इतना ही भर तो है। अब उसको भी आप महंगाई से जोड़ रहे हो, उसको भी आपने तो 70-80 की बात कर रहे हैं, मैं 80-90 रुपए का किलो दूध लेके आया हूं मैं, तो 88 रुपए का कभी मिलता था दूध। वही थोड़ा सा ये होता है कि बहुत उसके अंदर प्योरिटी ज्यादा है, ये कह के बेचते हैं कि इसमें पानी बिल्कुल नहीं है, तो सालों से लेके आ रहा है, वो 90 रुपए का कर दिया गया है। अब आप बताइएगा, तो ये वो कहते हैं ना, आप हमें अवसर तलाश लो, जहां भी आपको मिले उसको तलाश लो। कल को तो भाई ये भी हो जाएगा कि भैया जो आटा चावल आ रहे हैं, ये कह दिया जाएगा किसान ने स्ट्राइक कर दी है, आटा भी महंगा, चावल भी महंगा जी। मतलब कुतरकों की भरमार है। ये मुझे लगता है हुकूमत अगर सतर्क हो जाए और ये जमाखोरी जितने लोग इस समय ऐसे मौके में करते हैं, उनकी अगर कमर तोड़ दी जाए कानून के तौर पे, मुझे लग रहा है स्थितियां बड़े सामान्य हो जाएंगी और इस तरह की पैनिक स्थिति बिल्कुल भी देश में फैलेगी भी नहीं। चलिए, ये तो रमेश जी वक्त बताएगा कि स्थितियां किस ओर जाती हैं, सिचुएशन और ज़्यादा पैनिक होती हैं, जो कि अभी साफ तौर पर प्रतीत भी हो रहा है, और ऐसा अंदेशा भी लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में स्थितियां जो है वो और विकट रूप धारण करती हुई नजर आएंगी, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति अभी बनी हुई है इसमें तो सरकार के जितने भी प्रयास हैं वो पूरी तरह से नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं। बहरहाल आगे देखना होगा कि किस तरीके से चीज़ें बदलती हैं, और 21 तारीख को जब ट्रांसपोर्टेशन की हड़ताल होती है तो उसके बाद क्या स्थिति रह जाती है और किस तरीके की चीज़ें निकलकर सामने आती हैं, इस पर भी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो 21 मई से टैक्सी ऑटो चालकों की 3 दिन की हड़ताल है, और इसका सीधा प्रभाव अब आम जनमानस पर पड़ने की आशंका यहाँ पर जताई जा रही है। किराया बढ़ाने की मांग को लेकर चक्के जाम रहने वाले हैं।
वहीं देश भर में लगातार बढ़ रही महंगाई के बीच अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने आम आदमी की मुश्किलें और बढ़ा दी। तो गाजियाबाद समेत पूरे एनसीआर में आज फिर पेट्रोल करीब 87 पैसे प्रति लीटर और डीजल करीब 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। इससे पहले 15 मई को भी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में बड़ी बढ़ोतरी की थी। ऐसे में कुछ ही दिनों में ईंधन की कीमतों में लगातार इजाफा देखने को मिला है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का असर अब सीधे आम लोगों की जिंदगी पर दिखाई देने लगा है। रोजाना नौकरी पर जाने वाले लोग, ऑटो और ई रिक्शा चालक, टैक्सी ड्राइवर और छोटे व्यापारी सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा अब केवल वाहन में तेल भरवाने में ही खर्च हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट महंगा होने से बाजार पर भी इसका असर दिखाई देने लगा है। सब्जी विक्रेताओं और व्यापारियों का कहना है कि माल ढुलाई का खर्च लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण आने वाले दिनों में सब्जियां, फलों, दूध और अन्य रोजमर्रा के सामान की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। आम लोगों का कहना है कि पहले से ही रसोई का बजट संभालना मुश्किल हो रहा था और अब ईंधन के बढ़ते दामों ने परेशानी और बढ़ा दी है। खासकर मिडिल क्लास परिवारों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को इस बढ़ोतरी की बड़ी वजह माना जा रहा है। हालांकि जनता का कहना है कि कारण चाहे जो भी हो, बोझ आखिरकार आम आदमी की जेब पर ही पड़ रहा है। फिलहाल लगातार बढ़ती महंगाई से लोगों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। मिडिल ईस्ट के तनाव के बाद एक बार फिर भारत में पेट्रोल डीजल की महंगाई में इजाफा हुआ। हमको बता दें, गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर पेट्रोल जो है उसमें 91 रुपए की सिर्फ बढ़ोतरी हुई है और डीजल में 87 रुपए की बढ़ोतरी है। हालांकि कुछ दिन 15 मई को ही पेट्रोल और डीजल में 3 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। हालांकि अब फिर से जो है इसके रेट में इजाफा हुआ है। मिडिल ईस्ट के जो तनाव है उससे कहीं ना कहीं इस पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, जिससे ये जो पेट्रोल और डीजल जो है इसकी महंगाई बढ़ रही है। तो बता दें कि जिस प्रकार से ये डीजल पेट्रोल की महंगाई बढ़ रही है, इससे कहीं ना कहीं आम जन को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो भी ट्रांसपोर्ट जैसी चीजें, ये सारी चीजें महंगी हो रही है, जिससे आम जन को सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि पेट्रोल या डीजल के जो दाम बढ़ते हुए दाम है, इस पर रोक लगती है कि नहीं। गाजियाबाद से राकेश दास की रिपोर्ट, डेली 24 भारत। वहीं यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी येडा ने किसानों के हित में बड़ा कदम उठाते हुए थिरथली गांव के किसानों को 7% आबादी भूखंड के आरक्षण पत्र जारी कर दिए हैं। इस फैसले से किसानों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। जानकारी के मुताबिक सेक्टर 29 के अंतर्गत आने वाले थिरथली गांव के किसानों को यह सुविधा अपैरल पार्क विकास योजना के तहत दी जा रही है। प्राधिकरण की ओर से किसानों को उनकी आबादी भूखंड योजना का लाभ देने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने किसान वीरेंद्र कुमार को स्वयं आरक्षण पत्र सौंपकर योजना की शुरुआत की। इसके अलावा कुल 588 अन्य किसानों के आरक्षण पत्र भूलेख विभाग की तरफ से डाक के माध्यम से भेजे गए हैं। प्राधिकरण अधिकारियों के मुताबिक सेक्टर 29 में विकसित किए जा रहे अपैरल पार्क प्रोजेक्ट के तहत प्रभावित किसानों को 7% आबादी भूखंड की सुविधा दी जा रही है, ताकि किसानों को विकास योजनाओं का लाभ मिल सके। येडा ने किसानों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही भूखंडों का विकास कार्य पूरा कर उन्हें भौतिक कब्जा भी सौंप दिया जाएगा। इस फैसले के बाद किसानों में संतोष और उत्साह का माहौल है। किसानों का कहना है कि लंबे समय से वो इस प्रक्रिया का इंतजार कर रहे थे और अब प्राधिकरण की ओर से सकारात्मक पहल की गई है। वहीं उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद के गढ़मुक्तेश्वर स्थित प्राचीन सिद्धपीठ कल्याणेश्वर महादेव धाम मंदिर की भूमि पर कथित कब्जे के प्रयास को लेकर सोमवार को संत समाज और ब्राह्मण समाज के लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। बड़ी संख्या में साधु संत और समाज के लोग डीएम कार्यालय पहुंचे और प्रदर्शन करते हुए कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे सूर्यानंद गिरी महाराज ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया कि कुछ अराजक तत्व और भू माफिया मंदिर परिसर की जमीन पर अवैध कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। महंत सूर्यानंद गिरी ने बताया कि मामले में गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया जा चुका है, लेकिन अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। उन्होंने प्रशासन से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और मंदिर परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। वहीं गोपाल शर्मा ने कहा कि हापुड़ समेत प्रदेश भर में संत महात्माओं और ब्राह्मण समाज के लोगों पर लगातार हमले हो रहे हैं, जिससे समाज में असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। उन्होंने जिला प्रशासन से महंत सूर्यानंद गिरी महाराज और कल्याणेश्वर महादेव धाम मंदिर को विशेष सुरक्षा देने की मांग उठाई। इस दौरान आदेश त्यागी, मोहित त्यागी, सुनील शर्मा और अन्य समाजसेवी व समर्थक भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज कर दिया जाएगा। वहीं मुजफ्फरनगर में पुलिस और सीबीआई की संयुक्त कार्रवाई में पश्चिम बंगाल के एक चर्चित हत्याकांड के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के पीए की हत्या के मामले में वांछित चल रहा था। जानकारी के मुताबिक सीबीआई की स्पेशल टीम और मुजफ्फरनगर पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन चलाते हुए आरोपी राजकुमार को छपार टोल प्लाजा से गिरफ्तार किया। आरोपी मूल रूप से बलिया जनपद का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार आरोपी पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या में शामिल होने का आरोप है।
बताया जा रहा है कि 6 तारीख की रात आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद से वो फरार चल रहा था। सीबीआई को लगातार आरोपी की तलाश थी और इनपुट मिलने के बाद मुजफ्फरनगर पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी की गई। इसी दौरान आरोपी को छपा टोल प्लाजा इलाके से दबोच लिया गया। गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि पूछताछ में हत्या की साजिश और उसमें शामिल अन्य लोगों को लेकर भी महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल आरोपी को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित एजेंसियों के हवाले किया जा रहा है। वहीं नोएडा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एफएनजी फ्लाईओवर के पास चलती कार में अचानक आग लग गई। घटना बहलोलपुर के पास एफएनजी फ्लाईओवर की बताई जा रही है, जहां सड़क पर दौड़ रही एक रेनॉल्ट कार अचानक आग की चपेट में आ गई। कार से धुआं और आग की लपटें उठती देख आसपास मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना तुरंत फायर विभाग को दी गई, जिसके बाद फायर स्टेशन से दमकल की गाड़ी मौके के लिए रवाना की गई। मौके पर पहुंची दमकल टीम ने देखा कि रेनॉल्ट कार पूरी तरह आग की चपेट में थी। इसके बाद फायर कर्मियों ने तत्काल कार्रवाई शुरू करते हुए आग बुझाने का अभियान चलाया। काफी मशक्कत के बाद दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। हालांकि घटना में किसी भी तरह की जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन कार को काफी नुकसान पहुंचा है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने की वजह तकनीकी खराबी मानी जा रही है। हालांकि फायर विभाग पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है। फिलहाल घटना के दौरान कुछ समय के लिए फ्लाईओवर पर यातायात भी प्रभावित रहा, लेकिन आग बुझाने के बाद स्थिति सामान्य कर दी गई। वहीं नोएडा के थाना सेक्टर 63 क्षेत्र में हुए चर्चित दीपक हत्याकांड का पुलिस ने महज 2 दिन में खुलासा कर दिया है। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद हत्या में शामिल सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक 17 मई को चोटपुर कॉलोनी में पैसों के विवाद को लेकर 20 वर्षीय दीपक की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी और पुलिस ने धारा 103(1) BNS के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। बीती रात थाना सेक्टर 63 पुलिस बहलोलपुर अंडरपास से एफएनजी रोड की तरफ ग्रीन बेल्ट सर्विस रोड पर चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान 2 बाइकों पर सवार 4 संदिग्ध युवक आते दिखाई दिए। पुलिस ने जब उन्हें रोकने का इशारा किया तो आरोपी बाइक मोड़कर भागने लगे। पुलिस ने घेराबंदी की तो बदमाशों ने खुद को घिरता देख पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 2 मुख्य आरोपी अमन और संदीप पैर में गोली लगने से घायल हो गए। वहीं मौके से भाग रहे 2 अन्य बाल अपचारियों को पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाकर दबोच लिया। घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल चाकू, अवैध हथियार और वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिलें भी बरामद की हैं। मामले की जानकारी देते हुए शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।